सर, डीएसपी के पद पे आपकी सफलता को लेकर के हम बीटी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है आपसे कि जब तक लोग रोज़गार में नहीं आते हैं, सोशल मीडिया पे या अन्य जगहों पे एक बात की मुहिम चलाते रहते हैं करप्शन को लेकर के, खास करके छात्रों में इस चीज़ को देखा जा रहा है, और जैसे ही जॉब मिल जाती है तो उसी व्यवस्था के अनुरूप फिर वो ढल जाते हैं। आपका इसमें क्या ख्याल है? देखिए, इसमें मेरे अकॉर्डिंग दो तीन चीज़ किया जा सकता है। जो आप ये बोले कि जो वो स्टूडेंट्स के एज में होते हैं तो वो करप्शन को अपोज करते हैं, लेकिन वंस उसको जब जॉब लग जाता है तो वो उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। मेरा ये कहना है इस विषय में कि आप पहले नंबर तो करप्शन गलत है, क्योंकि वो पब्लिक मॉरल्स को डाउन करता है और पब्लिक को इनजस्टिस दिलाने में हेल्प करता है, जिसको जस्टिस मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक बार सिस्टम का पार्ट बन भी जाते हैं तो आप इस तरह से ट्रीट ना करें कि अब करप्शन से हमें बेनिफिट हो रहा है तो हम इसका पार्ट बन जाएं। ये आपका थिंकिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको सिस्टम में जाके हर हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जिस लेवल तक भी हो सकता है एक रेसिस्टेंस है। वो सच बात है कि पर्सनल लेवल पे जब लोग क्राइसिस फेस करते हैं तो वो पार्ट बन जाते हैं सिस्टम का, लेकिन आपको क्या करना है कि पीयर ग्रुप का हेल्प लेना है, जो आप सिस्टम में आपके आइडिया को हेल्प कर रहे हैं उसके साथ आप जुड़ सकते हैं और इस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं, इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं ओवर द टाइम या फिर जिस भी वे में हो। और इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है। जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा तो अपने आप करप्शन का जो नेचर है, स्कोप है, वो कम नीचे हो जाएगा। तो मेरा यही ख्याल है कि आप वहाँ जाएं तो आपका थिंकिंग ना बदले। ये ना सोचें कि आप स्टूडेंट थे तो आपको करप्शन से लॉस था और आप सिस्टम का पार्ट बने तो आपको करप्शन से फ़ायदा है, मतलब बेनिफिट है, इसलिए पार्ट बनना है। ये नहीं होना चाहिए। आपको सबसे लास्ट लोग जो सोसाइटी में है उसका ध्यान रखना है कि वहाँ तक हमको जस्टिस डिलीवर करना है। ये मेरा मानना है इसी विषय में। बीपीएससी की एग्जामिनेशन में जैसे पीटी होता है, मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, तो मेंस का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को कैसे चूज करना चाहिए स्टूडेंट को? देखिए, नया पैटर्न पे जो है 2017 के बाद से ऑप्शनल की जो रोल है वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 2 ऑप्शनल्स होते थे, आईएएस में भी और बीपीएससी में भी। अब क्या है कि उसको हटा के एक ऑप्शनल किया गया, बट अभी भी उसका जो प्रपोर्शन है आई थिंक 1/3 है। आपको 900 का पेपर होता है, उसमें 300 का ऑप्शनल चूज करना होता है। और ऑप्शनल की भूमिका इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपका जो बाकी जीएस 1-2 है उसमें हो सकता है मार्क्स का डिफरेंस उतना क्रिएट करना आसान नहीं है, लेकिन ऑप्शनल में अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आपको इम्प्रूव करने की। जैसे मेरा ही केस में था, मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल से बीपीएससी क्वालिफाई किया हूँ और मुझे सब दिन पता था कि जैसे मेरा प्रीलिम्स होगा और मैं तुरंत डिफरेंस क्रिएट कर लूँगा दूसरे स्टूडेंट से, क्योंकि मेरे मैथमेटिक्स में काफ़ी दम था, मुझे अपने आप पे भरोसा भी था। तो इसलिए मैं स्टूडेंट को यही कहूँगा कि कोई भी विषय चूज करें वो अपने पोटेंशियल को देखते हुए चूज करें, अपने बैकग्राउंड को देखते हुए चूज करें और अपने कैलिबर को देखते हुए चूज करें। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप इस प्रिपरेशन में जब भी लो फील करेंगे तब उस पेपर को आप पढ़ के हो सकता है आपका एनर्जी हाई हो जाए और आप अच्छे से आगे लीड कर पाएंगे, आगे पढ़ पाएंगे। इसलिए ऑप्शनल का चुनाव बहुत ही ढंग से करें और ऑप्शनल का चुनाव करने से पहले घबराए नहीं, क्योंकि बहुत लोग को मैं जानता हूं जो 3 बार ऑप्शनल चेंज किया है, एक बार नहीं। तो अगर आप ये करते हैं तो आपका एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपका हर कुछ वेस्ट हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं करना है। जो भी ऑप्शनल लेना है उसके लिए आपको एक बार डिसाइड करना है। और दूसरी बात है, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको किसी सीनियर और या जूनियर के बहकावे में नहीं आना है कि ये ऑप्शनल परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, ये ऑप्शनल परफॉर्म नहीं अच्छा कर रहा है। हर ऑप्शनल का एक क्वेश्चन पूछने का यूनिक पैटर्न है और उसमें उसके डिफ़िकल्टी के लेवल के अकॉर्डिंग मार्क्स दिया जाता है। जैसे 65वीं बीपीएससी में मैथमेटिक्स में मार्क्स नहीं दिया गया था, मैं खुद परेशान था इस बात से, लेकिन वहाँ पे क्या था कि क्वेश्चन ईजी थे, वहाँ पे मार्क्सिंग कम नीचे दिया गया। 66 बीपीएससी जो था उसमें क्वेश्चन का नेचर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, एक भी क्वेश्चन बनाना वहाँ पे मुश्किल पड़ रहा था किसी के लिए भी। तो मार्किंग थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी तक ऐसे मार्क डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ईजी था, मतलब इन कंपेरिजन टू 65 बीपीएससी। तो मैं समझता हूँ कि ऑप्शनल का चुनाव ढंग से करें और ऑप्शनल आपका मेक एंड ब्रेक होगा, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो या बीपीएससी एग्जाम हो।
आप अपने जीवन में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या पाया है अभी तक में? सर इसमें तो यूनिक आंसर थोड़ा मुश्किल है, मैं थोड़ा 2-3 चीज़ बताऊँ, काउंट कराना चाहूँगा। जी बिल्कुल। पहले तो मुझे लगता है कि शायद सबसे अच्छा मुझे पेरेंट्स मिला है, जिसमें मेरे पापा, मम्मी, भाई, जीजा और अंकल, इन सब का रोल रहा है कि नहीं किसी तरह पढ़े। और भाई का स्पेशल रोल ये था कि कभी पैसा से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंकल का ये था कि नहीं मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होना चाहिए, जो करना है वही करना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और अभी भी मेरे घर से कहा जा रहा है कि नहीं पढ़ाई नहीं रुकना है, आपको जो करना है करो, इससे कोई मतलब नहीं। जॉब हुआ खुशी की बात है, हम काफ़ी खुश हैं, पर्सनल लेवल पे भी सेटिस्फाइड हैं, मेरे गांव वाले सेटिस्फाइड हैं, मेरे क्षेत्र वाले सेटिस्फाइड हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ हर लोग अप्रिसिएशन कर रहा है। लेकिन ये है कि पेरेंट्स अच्छा मिला। उसके बाद मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ 2012 में। मुझे लगता है सबसे जो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का वो ये था, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं हिंदी मीडियम में, और वहाँ जाके IIT में गया। तीसरा चीज़ वहाँ जाने के बाद मैं पास आउट हुआ, जब मैं वहाँ डिपार्टमेंट टॉपर था IIT रुड़की में। आई थिंक 10 में से 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर मेरा डिपार्टमेंट में 1 रैंक था। ये अच्छा था काफ़ी मेरे लाइफ के लिए। उसके बाद कहिए तो जो अच्छा लगने वाला है वो अभी का मोमेंट है। अभी वाला मोमेंट कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है हमको बड़ा है, क्योंकि वो इसलिए कि जिस जॉब में हम गए हैं उस जॉब को लोग अच्छे से समझते हैं। हो सकता है इससे पहले मेरे में कैलिबर बहुत था IIT के टाइम पे, लेकिन उस चीज़ को लोग उतना अच्छे से समझ नहीं पाता था हम लोग के समाज में। बिहार यूपी में हायर एजुकेशन का थोड़ा सा दबदबा कम है, मतलब लोग उतना परसीव नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं जितना कि आप DSP बन जाइए, IAS बन जाइए, SDM बन जाइए। इस सर्विस का चार्म कुछ ज़्यादा है जो कि मुझे अब फील होता है। तो ये मैं समझूंगा कि ये 2-3 चीज़ ऐसा था जो पेरेंट्स, IIT में सिलेक्शन, BPSC में सिलेक्शन, और पहली बार में मैं टॉप किया हूँ, मतलब टॉप पोस्ट में मुझे मिला है। इस बात से मैं खुश हूँ। मैं पर्सनली मुझे लगता था वीडियो RDO किसी तरह से हम लिस्ट में नाम आ जाएगा, चलो ठीक है, मैं उतना से खुश हूँ। लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि एक बार में DSP मिलेगा, मुझे खुद भी नहीं उम्मीद था। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इससे। जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपकी कामों में प्राथमिकता क्या होगी? सर मेरे काम में 2 चीज़ प्राथमिकता होगा। पहला तो मैं पुलिस सर्विस में जा रहा हूँ, और पुलिस सर्विस मुझे लगता है बिहार और यूपी जितने भी हिंदी बेल्ट के स्टेट हैं या ओवरऑल कहे पूरे इंडिया में सबसे चैलेंजिंग पोस्ट है। अगर किसी का भी पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ाव है तो वो पुलिस सर्विस का जुड़ाव है। उसके इतना पब्लिक से इंटरेक्शन किसी भी और सर्विस में नहीं है मुझे लगता है। तो मैं ये चाहूँगा कि पब्लिक का जो पुलिसिंग को लेके परसेप्शन है, कि एक नेगेटिव परसेप्शन है हमारे समाज में कि ये बिल्कुल बिका हुआ व्यवस्था है। आप थानेदार जाओगे, वहाँ पे जो SI होते हैं वो सब बिका हुआ है, 5000 लेके जाओगे तभी काम होगा। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को चेंज करने के लिए दूसरा एक टेक्नोलॉजी का यूज हो, E-कोर्ट सिस्टम लाया जाए, जिससे कि लोग को थाना जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो हमारे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं जिसको एक्सेस नहीं है अभी भी थाना का, DSP ऑफिस का, SP ऑफिस का, वो अपने घर से ही कहीं से जाके केस फाइल कर दे। और उस केस का सिर्फ फाइल नहीं होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए अनुमंडल लेवल पे, थाना लेवल पे, SP साहब के लेवल पे, DIG लेवल पे, हर जगह पे उस केस का मॉनिटरिंग होगी, कहाँ से कौन लोगों ने किस तरह का केस किया है, और उस केस पे जाके वहाँ इंडिविजुअल लोग से बात किया जाए। इससे क्या होगा, जो पब्लिक और पुलिस के बीच एक खाई बना हुआ है बहुत ज़्यादा, वो भरा जा सकता है। और रेगुलर जनता दरबार लगाया जाए, खास करके पंचायत प्रतिनिधि जो हैं हम लोग के यहाँ बिहार में अभी 3rd टियर पे काफ़ी काम हो रहा है। मतलब जो पंचायत समिति है, मुखिया है और सरपंच है, इन लोगों को कांटेक्ट में लिया जाए, क्योंकि इन लोगों का और ज़्यादा पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन है। उनको लेके एक जनता दरबार लगाया जाए थाना लेवल पे, या जो आप मुफस्सिल थाना कहते हैं छोटे लेवल पे, कि भाई आपका क्या इशू है। तो उसमें हो सकता है जो लोग डर रहे होंगे बोलने से, वहाँ जाके बोल दे जनता दरबार में। उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए कि इसमें प्रोसीजर होगा तभी केस फाइल होगा, क्योंकि लोग प्रोसीजर से डरते हैं। तो उसमें ओपन होना चाहिए कि आप खुल के बोलो जो भी इशू है। उससे हो सकता है अब किसी का मान लीजिए, हम ऐसे ऐसे केस सुने हैं ये 26 साल के एज में कि ज़मीन हड़प लिया, किसी का भी कोई ज़मीन हड़प लेता है और वो बोल ही नहीं पा रहा क्योंकि उसको पता है कि बोलने जाएंगे तो मर्डर हो जाएगा। तो वो एटलीस्ट जनता दरबार में चुपके से बोल दे और उस पर कार्रवाई हो। मेरा ये 3-4 काम हम कोशिश करेंगे करने के लिए, और जिस लेवल तक भी हमें सेक्रीफाई करना होगा हम करेंगे। ये मेरा पहले से सोचा हुआ काम है। जो टीनेजर्स जो इस चीज़ के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए यही मैसेज होगा कि आपको हो सकता है, क्योंकि BPSC और UPSC पर्सनली अगर बात करें, हालांकि किसी भी सर्विस के लिए हम डिमोट नहीं कर रहे हैं किसी को भी, किसी भी सर्विस में क्या है कि कंपटीशन लेवल हाई है।
तो वहाँ पे आपको हो सकता है सफलता नहीं मिलेगा। इनिशियल सफलता तो नहीं मिलने का हाई चांस है, क्योंकि रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है और सिलेक्शन रेट बहुत कम है। तो आप घबराएं नहीं, आप लगे रहें और आप ये करें। यूपीएससी बीपीएससी में क्या है, थोड़ा सा हायर एजुकेशन पहले आपको करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से इसका जो ड्यूरेशन होता है टाइम सर्विस का, वो एग्ज़ाम लेने का, वो 2 साल 1.5 साल चलता है। हो सकता है उस बीच में आप टूट जाएंगे। मेरे साथ भी होता था, मैं कई बार लो फील कर रहा था। तो आप इसमें लो फील ना करें, पेरेंट्स से बात करते रहें और बेसिक जो चीज़ें हैं, मेडिटेशन, योगा, खेल, जो स्पोर्ट होता है उससे जुड़े रहें। स्पोर्ट से जुड़ने से मेडिसिन की तरह आपको काम करेगा। तो हर तरह से इंगेज रहें अपने आप को, मैं यही सलाह दूंगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स को। संसाधन के अभाव को कुछ लोग बनाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा अभाव रहा, तो क्या सफलता में ये संसाधन का होना नहीं होना भी कुछ मायने रखता है? मैं तो अपने लाइफ में इस चीज़ को अच्छे से रियलाइज़ किया हूँ। मैं 12th तक बिहार बोर्ड से गांव से पढ़ के गया था। जब मैं आईआईटी में एंट्री किया था तो मुझे पूरी तरह से ये चीज़ दिख रहा था आंखों से कि जिन लोगों ने अच्छी स्कूलिंग किया है, उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, वो ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छा है। पर हम जैसे लोगों के लिए वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट था। इवन एक प्रेजेंटेशन आप नहीं दे पाएंगे वहाँ पे जाके। तो और इंग्लिश तो बिल्कुल जीरो था। और बाद में मैंने क्या किया कि 5 साल इंग्लिश मीडियम करके ये बीपीएससी की एग्जाम में इंग्लिश मीडियम में दिया हूँ थ्रू आउट। तो संसाधन का अभाव पूरी तरह से दिख रहा था मेरे केस में भी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि संसाधन का अभाव बढ़ते टेक्नोलॉजी के टाइम में थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि यूट्यूब पे चीज़ें फ्री में मिल रही है, चीज़ें कम पैसे में अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। और जो चीज़ें अब पहले हो गया उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जो संसाधन आपको मिल रहा है, जो रिसोर्स मिला है आपको अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, उसको इफेक्टिव यूज करें, जुडिशियस यूज करें। ऐसा ना कि पहले भी नहीं मिला था और अब मिला भी है तो उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं करना है। तीसरी चीज़, जिन लोगों को भी लगता है संसाधन की कमी की वजह से हम नहीं प्रिपरेशन कर पाएंगे, उसके लिए शायद आजकल बहुत सारा डोनेशन वो चल रहा है, कैंप चल रहा है, बहुत सारे लोग फ्री कोचिंग चला रहे हैं। जैसे मेरे सर जो अभियानंद थे, डीजीपी रह चुके हैं यहाँ बिहार के आईपीएस, उनके द्वारा खुद मैं उनके सुपर 30 में गया था। अनफॉर्चुनेटली मैं कंटिन्यू नहीं किया, वो अलग की बात है, पर हमें बहुत सपोर्ट मिला वहाँ से, काफ़ी बेनिफिट हुआ वहाँ जाके भी। तो ऐसे ऐसे संस्था बहुत सारे अब रन होने लगे हैं, तो उससे जुड़े। हो सकता है आपका अगर पैसे की दिक्कत होगा तो वो पैसे भी प्रोवाइड कर देंगे। और जामिया मिलिया इस्लामिया हैं, वहाँ चल रहे हैं दिल्ली में। तो जो लोग एलिजिबल हैं, हालांकि वो सबके लिए ओपन नहीं है वो इंस्टीट्यूट, तो जो भी कैटेगरी के लिए वो है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी टीचिंग का वो है सही है। और भी बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, मुझे हो सकता नहीं पता हो, तो मैं कहूँगा उनसे लिंक करें और उनसे जुड़ें और आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो मॉनेटरी बेनिफिट हो या फिर गाइडलाइंस कहते हैं, हर चीज़ से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो संसाधन की कमी को ऐसा पूरा किया जा सकता है। बस अब आप अपने परिवार के लोगों के बारे में परिचय करा दें। मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मेरा जॉइंट फैमिली है अभी तक। तो मेरे परिवार में सबसे जो एज वाइड बड़े हैं मेरे पापा हैं, वो उनका नाम हीरालाल महतो है और वो खेती करते हैं, मतलब फार्मर्स हैं। उसके बाद अंकल हैं, वो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं बखरी ब्लॉक में। वो अपने टाइम में राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पूसा से पीएचडी किए और पहले आईसीआर में वो जूनियर साइंटिस्ट थे। उसके बाद बिहार सरकार में उनका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद मम्मी है, हाउसवाइफ है। उसके बाद हम लोग 4 भाई बहन हैं। बड़े वाले भैया नंदकिशोर कुमार, जो जिनका कि आईटीबीपी में कांस्टेबल हैं, वो अभी झांसी में। और उसके बाद सेकंड उनका शादी हो चुका है, उनकी भाभी मतलब मोना भाभी। और उसके बाद मृत्युंजय बीच वाले भाई हैं, ये एनआईटी अगरतला से सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं 2015 में। और ये अभी एनपीसीसी में आरएयू के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ये। और इनका भी शादी हो चुका है, ये भी मैरिड हैं। और ये इनकी भाभी जो है मतलब रश्मि भाभी, ये भी मेरे घर में, वो MBA की हुई है लेटनाइन मिथिला यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरी सिस्टर का है नंबर, सिस्टर में का नाम मंजुलता कुमारी है, वो ऐसे हाउसवाइफ है। और उनके बाद मेरे जीजा हैं विवेक कुमार, ये यूपी ग्रामीण बैंक में अभी सेकंड स्केल के ऑफिसर हैं। और उसके बाद मेरा नंबर है, मेरा नाम आप पहले बता ही दिए। तो ये पूरी तरह से मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो नव चयनित हैं बीपीएससी से डीएसपी पद पर, हमने इनसे बात की है। और भी जो इनसे खास चीज़ जो जुड़ी हुई होगी हम आपके लिए लाएंगे और दिखाएंगे आपको वो तस्वीर जिसे देख करके आप जोश से भर उठेंगे। बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ, तब तक के लिए